हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, टीवी खोलो मोदी, कोई दिख ही नहीं आंखों के सामने मोदी जी। तो वो है एक तरह से पब्लिक रिलेशन, यानी हर कुछ ऐसा करो कि आंख खुले तो मोदी, जागो तो मोदी। बच्चों अब हम चालू करने जा रहे हैं आपके बिजनेस स्टडी का एक और चैप्टर है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये नाम है इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि विपणन प्रबंधन। ठीक है, तो बात करते हैं जरा इसके बारे में कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं ना मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग है क्या, विपणन क्या होता है। तो देखो कहते हैं क्या, मार्केटिंग इज द business process by which the human wants are satisfied by the exchange of goods and services। यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग यानी कि विपणन व्यवसाय की वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ताओं की या फिर कस्टमर की वांट्स को, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है वस्तु और सेवाओं के लेन देन के द्वारा। समझ भाई आया। फिर अगर हम बात करेंगे मार्केट, क्योंकि फिर बता रहा हूं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो मार्केटिंग का मतलब उस बिजनेस प्रोसेस से है, उस व्यवसायिक क्रिया से है जिसके अंदर ना कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है वस्तु और सेवाओं को एक्सचेंज करके, गुड्स एंड सर्विस को दे करके। ठीक है, और प्लस में चैप्टर का नाम था मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंधन का मतलब होता है उन सभी एक्टिविटीज से जो कि मार्केट में होते हैं, यानी मार्केट में होने वाले सभी क्रियाओं को मैनेज करना, या उसके लिए भी ठीक वही प्लानिंग करना, उसके लिए भी कंट्रोलिंग करना, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर विपणन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे इन सब के बाद, तो हम बात करते हैं क्या कि आखिर फीचर्स ऑफ अ मार्केट, कि एक मार्केट की क्या क्या विशेषता है, एक विपणन की क्या विशेषता है। तो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ मार्केट के बारे में, तो सबसे पहला जो इसका फीचर होता है वो होता है नीड एंड वांट। अब देखो नीड एंड वांट, नीड को हम हिंदी में कहते हैं आवश्यकता या जरूरत, और वांट को कहते हैं चाह। देखो नीड और वांट में क्या अंतर है, आप सबको पता है। देखो नीड और वांट में क्या अंतर है तो समझना ध्यान से। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा कि भाई पानी पीना मेरे लिए नीड है, पानी मेरी रिक्वायरमेंट है, और वही अगर मैं ब्लैक वाटर की बात करूं, केवल ब्लैक वाटर जो कोहली पीता है, वो मेरा क्या हो जाएगा, चाह। समझना ध्यान से, यानी वांट यानी नीड क्या है, नीड मेरी जरूरत है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, जो मुझे जीने के लिए बहुत आवश्यक है। तो पानी चाहे कोई भी कंपनी की हो, तो वो पानी की मांग करना मेरी नीड है, बट केवल ये मांग करना कि ब्लैक वाटर, वो मेरी वांट हो जाएगी कि ब्लैक वाटर नहीं मिलेगा तो क्या मैं जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा तो मैं तब भी रहूंगा। समझ चीज आया ना। तो मतलब क्या है हमारे पास, तो नीड का मतलब क्या होता है, तो नीड का मतलब होता है केवल अब वो चीजें जो आपको जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, और वांट का मतलब होता है कि केवल एक तरह से चाहना, ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे नहीं मिलने से आप मर नहीं जाओगे। ठीक है, तो एक मार्केट की विशेषता क्या होती है, मार्केट का पहला फीचर क्या होता है, द मेन फीचर या मेन फोकस ऑफ द मार्केट ये होता है कि वो क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके उपभोक्ता के नीड्स और वांट्स को, यानी जो कस्टमर की नीड है या कस्टमर की वांट है उसको फुलफिल करना ही तो मार्केट का काम है। मार्केट में आप जाते हो, क्यों जाते हो, मार्केट में कोई कस्टमर जाएगा तो इसलिए तो जाएगा कि भाई मेरी ये नीड है, मेरी ये वांट है, इसको फुलफिल कर सकूं मैं। ठीक है, पहला। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, यानी कि विपणन प्रस्ताव का सृजन करना, मींस प्रोवाइड वेरियस और इनोवेटिव आइटम। एक मार्केट की एक और विशेषता ये होती है कि वहां पर ना क्रिएट किया जाता है मार्केटिंग ऑफरिंग को, यानी कि नए नए विपणन प्रस्ताव को पारित किया जाता है। कि मान के चलो, ऐसा तो है नहीं कि एक बार मान के चलो कोई कंज्यूमर आया, वो एक डायरी लेकर चला गया, अगली बार भी आ रहा है। अब 3 साल से अगर वो देख रहा है कि भाई एक दुकान के ऊपर केवल एक ही डायरी मिलती है, तो क्या उस दुकान पे आएगा दोबारा, नहीं। तो एक मार्केट की विशेषता ये होती है क्या, कि वो लगातार इनोवेट करता रहता है, वो ऐसे ऐसे आइडिया खोजता है कि उसे क्या हो सके, कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, फिर तीसरी मार्केट की विशेषता जो होती है वो क्या होती है, कस्टमर की वैल्यू, यानी कि उपभोक्ता मूल्य। तो कस्टमर की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ना एक कस्टमर आमतौर पर, एक मार्केट का काम यह है, एक मार्केट की विशेषता यह है हमारे पास कि वो कस्टमर की वैल्यू को ध्यान दे। उपभोक्ता या कोई भी कंज्यूमर उस वस्तु पर पैसे खर्च करने को तैयार हो जाएगा जो उसे लगेगा कि हाँ भाई मेरे लिए फुलफिल हो गया नीड। मतलब अगर मान के चलो उसे कोई चीज अगर 100 रुपए की पड़ी और 100 रुपए के जितना उसे अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, तब वो
कहेगा ठीक है भाई, हाँ मेरा आज मार्केट आना सफल हुआ। यानी एक मार्केट का एक फीचर ये होता है कि वो कस्टमर की वैल्यू को सेटिस्फाई करे, यानी कि कस्टमर को कुछ भी प्रोवाइड करे तो वो ऐसे प्रोवाइड करे जो कि अफोर्डेबल हो, और प्लस में जिस प्राइस पे हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो जो प्राइस हो वो ऐसी लगे उसे कि हाँ भाई खर्च करने पे मजा आया। ठीक है, ऐसा ना हो कि खर्च कर दिया, अरे मजा नहीं आ रहा, ठीक है, बाद में उदास हो तो कल को दुकान पे आएगा भी नहीं, उस मार्केट में नहीं आएगा वो। ठीक है भाई, तो वही हो गया हमारे पास। तो एक मार्केट के फीचर्स में क्या क्या होगा, पहला मार्केट का फीचर होता है क्या, कस्टमर के नीड और वांट को फुलफिल करना, मार्केट के अंदर नया नया इनोवेशन करते रहना ताकि कस्टमर आपकी तरफ आते ही रहे हमेशा। ठीक है, और प्लस में कस्टमर की वैल्यू, यानी कस्टमर को ऐसा प्रोवाइड करना, ऐसी चीज प्रोवाइड करना जो कि उनके प्राइस को सेटिस्फाई करे, और वो सबसे पहले आपको चुने ना कि आपके कॉम्पिटिटर को। ठीक है भाई, और लास्ट एक मार्केट का फीचर ये होता है कि एक्सचेंज मैकेनिज्म। हमें तो पता है मार्केट का एक मेन फीचर तो ये है ना कि वहां पर क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है। ठीक है, आप उसे वस्तु दोगे वो आपको पैसे देगा। ठीक है, तो एक्सचेंज होता है। तो ये मार्केट के फीचर्स हो गए। नीड एंड वांट में क्या अंतर था मैंने बता दिया। नीड का मतलब होता है हमारी जरूरतें जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और वांट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हम चाहते तो हैं बट अगर नहीं मिलेगा ना तो मर नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, तीनों में समझ में आ गया चीज, फीचर्स आपको समझ में आ गए, मार्केटिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है वो समझ में आ गया। तो हमने तीन चीज बात कर लिया। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे क्या, जो अगला टॉपिक होता है क्या हमारे पास, वो होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला पक्का क्वेश्चन बनता है यहां से, पक्का केस स्टडी में पक्का पूछा जाएगा यहां से, और एक 4 P's में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, यानी कि विपणन प्रबंध के दर्शन। तो देखो कौन कौन सी फिलोसफी है इसकी, तो 1 2 3 4 5 फिलोसफी है टोटल। पहली फिलोसफी क्या कहती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि उत्पादन अवधारणा। इसमें देखो क्या है लाइन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट। देखो सुना, किसी भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो आइडियो, देखो फिलोसफी का मतलब क्या होता है, विचार, आइडियोलॉजी, धारणा, या फिर कुछ विचार करना है उसके बारे में कुछ बातें बताना। तो पहले के तौर पे ना, या आम तौर पे किसी भी कंपनी के अंदर जो एक मार्केट मैनेजर होता है ना, एक मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसकी या तो एक आइडियोलॉजी पता है क्या होती है कि भाई हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बेस पे जाएंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि उत्पादन अवधारणा का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन करना लार्ज मात्रा में, यानी कि लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन करना। और हमें पता है अगर हम मास प्रोडक्शन करते हैं ना तो जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कम कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि मान के चलो हम ना 1 यूनिट बनाते हैं, हम बनाते हैं कितना यूनिट, हम बनाते हैं 1 यूनिट, और 1 यूनिट को बनाने का खर्चा आता है 10 रुपए, प्लस में जो रेंट है हमारे फैक्ट्री का वो भी है 10 रुपए। हम बनाते हैं 10 रुपए का खर्चा आ रहा है बनाने का, और जो रेंट है वो हमारे पास कितना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, 20 रुपए। 2 यूनिट अगर हम बनाते हैं, खर्चा आया कितने का, 1 को 10 है तो 2 को बनाने का खर्चा, पर रेंट तो अभी भी कितना रहेगा, खर्चा कितना आया 30। अगर हम 3 यूनिट बनाते हैं तो 30 रुपए तो खर्चा आ जाएगा, रेंट रहा 10, और कितना हो गया यहाँ पर 40। आप देखोगे कि जैसे ही हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है ना तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। अब कॉस्ट पर यूनिट कम कैसे हो रहा है, देखो यहां पर एक वस्तु पे टोटल खर्चा कितना था, यहां पर 2 वस्तु पे 30 है तो एक वस्तु पे कितना पड़ रहा है, केवल 15 रुपए। यहां पर 3 वस्तु पे कितना पड़ रहा है आपका, तो लगभग कितना जाएगा हमारे पास 34 या 42, लगभग मान के चलो 13 या 14 रुपए के अप्रोक्स में आपका रहेगा, 13 या 39 के करीब होता है। ठीक है, समझ में आया चीज भाई। तो आपका ये आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हमने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट कम आ जाती है। समझ में आया चीज। तो वही चीज कह रहा है, हमारा जो पहला मार्केटिंग का फिलोसफी होता है वो होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि उत्पादन अवधारणा, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई लार्ज स्केल पे मास प्रोडक्शन करो ताकि कंपनी में क्या आ जाए, कॉस्ट कम आ जाए, और कॉस्ट कम आते ही क्या होगा, हम जब चीजें सस्ती बेचेंगे तो कंज्यूमर अपने आप हमारी तरफ आएगा। ठीक है, तो पहला ये बेनिफिट होता है। आया समय, चाइना इस चीज को फॉलो करती है, लार्ज प्रोडक्शन करती है, इसलिए जो उनका रेट हो जाता है ना पर यूनिट, वो क्या होता है, कम हो जाता है। समझ चीज, इसलिए चाइनीज माल हमें सस्ता पड़ता है। दूसरा अगर हम बात कर, अच्छा इसका एक जो ड्रॉबैक है ना, जो कमी है इसकी, वो क्या है, अब हम मान के चलो लार्ज स्केल में हमने प्रोडक्शन तो कर दिया, बट कल को मान के चलो देश के अंदर कोई भी ऐसी डिजास्टर आ गया, या देश के अंदर ऐसी क्राइसिस आ गई, या अचानक से ना जो कंज्यूमर का फैशन है उसमें चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, तो फिर नुकसान होता है। रिस्क है,
बट उसी में इसके एक तरह से। अगर अगला बात बताएं तो सेकंड क्या होता है हमारा, वो होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है उत्पाद अवधारणा, ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और ये है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, प्रोड्यूस करो गुड क्वालिटी एंड मैनी फीचर और वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या था, वस्तु बनाओ, भर के बनाओ, सस्ता पड़ जाएगा, लोग खरीदेंगे, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, वस्तु बनाओ तो ऐसी बनाओ जो सबसे अच्छी हो, मार्केट में उसके ऐसा कोई ना हो, भले ही कितनी भी कीमत रहे, अच्छी क्वालिटी है तो बंदा जरूर खरीदेगा। एप्पल का एग्जांपल, आईफोन महंगी बनती है पर लोग खरीदते हैं उसको। समझ जी भाई, तो इसका मतलब क्या था, ये चाइनीज फोन का एग्जांपल हो गया और ये हो गया आपका एप्पल वाला। चाइनीज फोन भर भर के बनाओ, रेट कम आ जाएगा तो भाई लोग खरीदेंगे। और इसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कम बनाओ पर ऐसी बनाओ कि इसमें सारी क्वालिटी हो, सारे फीचर हो और वैल्यूएबल हो। ठीक है भाई, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा होता है हमारे पास कौन सा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट यानी कि विक्रय अवधारणा क्या कहता है, तो विक्रय अवधारणा या सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है हमारे पास कि सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस, जो भी बनाया है उसको बेचो, चाहे कैसे बेचो हम नहीं जानते। इसमें कंपनी क्या करती है, कुछ भी बना लेती है और जाकर के कहती है बेच कर आओ। अब बेचेगी कैसे वो, तो उसको बेचने के लिए वो करती है एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट भी कैसी, मैनिपुलेट करने वाली। मैनिपुलेट समझते हो ना, कि जनता को भ्रमित कर दे। यानी इसमें ये जो है ये वो नहीं बनाते जो जनता चाहती है, ये वो बनाते, ये वो बेचती है जो जनता, मतलब सुना ध्यान से, ये वो नहीं बनाएगी जो जनता खरीदना चाहती है, ये वो बनाएगी जो ये बेचना चाहते हैं। समझा है ये चीज। यानी सेलिंग का मतलब क्या हो गया कि बेचो जो कुछ भी तुम्हारे पास है। ठीक है भाई, और बेचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। और एडवर्टीजमेंट कैसी करोगे, तो मैनिपुलेट करने वाली कि लगे आपकी सबसे बेहतर हो। ठीक है भाई, समझा ये चीज। हाँ, तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। पक्का क्वेश्चन आता है आपका, ये जो है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, केस स्टडी बेस पे पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला अगर बात करें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, तो यहां पर अब आता है आपका विपणन अवधारणा। इसमें क्या हो गया, तो प्रोड्यूस विच इज कस्टमर रिक्वायर। अब यहां पर देखो उल्टा हो गया, यहां पर क्या था, हमने बनाया, बना दिया, अब जो बन गया उसी को बेचना है। बट अब यहां पर क्या है, जो कस्टमर चाह रहे हैं वो बनाएंगे। यानी कि ये बेसिकली जो है वो ग्राहक ओरिएंटेड है, यानी कि ग्राहक केंद्रित है, कस्टमर ओरिएंटेड, कि भाई कस्टमर बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके लिए बना के लाते हैं। जैसे बर्गर, वहां पे हम जाते हैं ना, किसी भी मोमोज वाले के पास गए, भैया बताइए क्या कैसे चाहेंगे आप, स्पाइसी, तीखा, कम, वैसा बना कर देता हूं मैं आपको। समझा ये चीज, तो आपको समझा ये चीज। इसमें क्या होता है, हमने बना दिया, आपको लेना है, इसमें आपको क्या चाहिए वो हम बनाते हैं। समझा ये चीज, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। फिर आपके पास अगला होता है सोसाइटी कॉन्सेप्ट, सामाजिक अवधारणा, समाज से जुड़ी हुई है, सोसाइटली। देखो समझना ध्यान से, सोसाइटल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम इसे, सोशल भी कह सकते हैं इसे, या सोसाइटी कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके पास, अगर हम बात करें सामाजिक अवधारणा क्या होती है, तो आमतौर पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो ध्यान रखती है, बट उसके साथ साथ वो सामाजिक संतुष्टि या सामाजिक वेलफेयर को भी ध्यान में रखेगी। जैसे कस्टमर तो चाहती है भाई बीड़ी पीना, बट अब कंपनी को ये देखना है कि अगर वो बीड़ी पिलवाना चाहती है तो समाज को नुकसान है, तो अब वो कंपनी के ऊपर है। यानी कि यहां पर जो बात आती है ना, वो होती है इकोलॉजिकल एंड एथिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री को देखते हुए आपको बनाना है। नैतिक और पर्यावरणीय इन तत्वों को ध्यान में रख करके आपको उत्पादन करना है। समझा भाई ये चीज। तो ये सारे चीज थे आपके। तो अगर आपसे कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फिलोसफी है, तो कुल मिला के 5 हो गए हमारे पास। सबसे पहला हो गया आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है कि लार्ज मात्रा में होगा और जनता तो लार्ज मात्रा में अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट कम पड़ जाएगी, कॉस्ट कम पड़ेगी तो सस्ती पड़ जाएगी, तो जनता आके खरीदेगा। दूसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है कि भाई कम बनाओ पर ऐसा बनाओ जो मार्केट में किसी के पास ना हो, और ऐसे बनाओगे भले ही कीमत कैसी भी होगी, क्वालिटी अगर अच्छी है तो जनता आके खरीदेगा। तीसरा होता है हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट, बनाओ जो भी तुम, बेचो जो भी तुमने बना दिया। ठीक है, यानी सेल व्हाट एवर यू प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें आपको बस बेचना है, और बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, वो भी कैसी करनी पड़ेगी आपको, मैनिपुलेट करने वाली। फिर अगला होता है हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें आप वो नहीं बनाओगे जो आप बेचना चाहते हो, बल्कि आप वो बनाओगे जो जनता खरीदना चाहती है। ठीक है, और देन लास्ट होता है आपके पास सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सामाजिक वाला, जिसके अंदर हम ना समाज में इकोलॉजिकल एंड समाज के एथिकल बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है भाई,
सुना है चीज भाई, ये सारा चीज। हाँ ना, अगर हम बात करेंगे अगला वो टॉपिक होता है कौन सा, तो ये है इन तीनों के बारे में एक बात। ये समझना ध्यान से क्या है कहते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बेसिस पे अंतर है तीनों में, इनके बेसिस पे अंतर। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहां स्टार्ट हो जाता है? फैक्ट्री में, क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन कहां करेंगे? फैक्ट्री के अंदर ही करेंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी फैक्ट्री में बनाना है, फैक्ट्री बनाएंगे। सेलिंग भी, क्योंकि हमने पहले से बना दिया, अब जो बन गया वो बेचेंगे ना, तो ये भी फैक्ट्री से चालू हो गया। बट ये कहां से शुरू हुआ है? मार्केट से, कि मार्केट में गए, पूछ रहे हैं क्या क्या यहाँ पे लोगों को पसंद है, फिर वहां से स्टार्ट हुआ ये काम, ठीक है। और ये वाला भी कहां है? ये मार्केट और सोसाइटी से, समाज में लोगों को क्या चाहिए, प्लस में समाज की क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर वही बात करें, मेन फोकस इसका किस पे होता है? क्वांटिटी, मात्रा के ऊपर, पर इसका किस पे होता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें सेलिंग वाले में क्या होता है? बस सेल करते रहना एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, ताकि आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते रहो। बट यहां पर जो होता है मार्केटिंग वाले के अंदर, जब हम कस्टमर की बात करते हैं, तो वहां पर मेन फोकस क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और यहां पर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ समाज की सुरक्षा है, समाज का कल्याण करना भी होता है, ठीक है। फिर अगला, इसका मीन्स क्या है हमारे पास? इसका मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है हमारे पास कि प्रोडक्ट को ना ऐसे बनाओ, ज्यादा मात्रा में बनाएंगे तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा अवेलेबल रहेगा जनता के पास, और ज्यादा मात्रा में बनाने से लागत कम आ जाती है, तो जनता इजीली उसे खरीद पाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका मेन मतलब क्या होता है? क्वालिटी को इंप्रूव करना, ठीक है। इसका मेन मतलब क्या है? सेल करना, प्रमोट करना, प्रचार करके बेचो माल। इसका मेन मोटिव क्या होता है? मार्केटिंग टेक्निक्स, कि भाई मार्केट में गए, क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको, देखते हुए हम वो बनाएंगे जो इनको चाहिए भी, और प्लस हमारा प्रॉफिट भी हो जाए। और ये जो है मार्केटिंग टेक्निक्स प्लस में सोसाइटल बेनिफिट, ये हो जाएगा। फिर लास्ट होता है एंड, ये कहां पर खत्म हो जाता है? प्रॉफिट थ्रू द लार्ज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ज्यादा उत्पादन करने से जो प्रॉफिट आया वहां पर ही खत्म हो गया। ये प्रॉफिट थ्रू दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट बनाया, वहां से जो लाभ हुआ वहां पर ये आगे खत्म हो गया। ये कहां पर खत्म हो जाता है? सेल करने के बाद जो पैसा आया वहां पर। और ये जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, खुश हो जाएगा, दोबारा आएगा ना, तो यहां पे खत्म हो जाता है। और ये कब खत्म हो जाता है? जब कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और समाज के सभी लोग सेटिस्फाई रहे, ठीक है भाई। हाँ, तो ये जो आपका था ना कौन सा, प्रोडक्शन मार्केटिंग फिलोसफी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पांचों के पांचों पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंग ये था हमारे पास ना। अगर हम बात करें, जो अगला टॉपिक होता है हमारे पास, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कि एक मार्केटिंग के, एक विपणन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ना आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बोले आपसे, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बोले आपसे, सब में आप ये करोगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझना, एक मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होता है, एक विपणन प्रबंधक के क्या कार्य है। तो विपणन प्रबंधक के कार्य की अगर हम बात करें, विपणन प्रबंधक के कार्य, तो इसके देखो क्या क्या कार्य हैं भाई। तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है? गैदरिंग एंड कलेक्टिंग एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली मार्केट को रिसर्च करो, बाजार को अनुसंधान करो, देखो बाजार की सूचनाएं, बाजार से सूचनाएं इकट्ठा करो, और उनको विश्लेषण करके देखो कि बाजार में क्या चाहिए। मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो मार्केटिंग मैनेजर होता है ना, जो विपणन प्रबंधक है, वो मार्केट जाता है, घूमता है, भाई क्या मार्केट में कमी है। एक नई कंपनी है तो वो तो ये देखेगी ना जाकर के कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। यानी बेसिकली यहां पर बात होती है SWOT की, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये चार चीज, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी इसमें बात किया जाता है कि हम किस चीज में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, किस चीज में हम कमजोर रह जाएंगे, किस चीज के लिए हमारा पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और क्या है जो हमारे लिए खतरा है। मार्केट को एनालाइज करने का मतलब यही होता है कि यह देखना कि मार्केट में हम कहां पर स्ट्रेंथ में है, ताकतवर में है, किस फील्ड में अगर हम जाएंगे तो हम भाई बेहतर रहेंगे, किस फील्ड में अगर गए तो हम वीक रह जाएंगे, किस फील्ड में जाने से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और किस फील्ड में हमारे लिए खतरा है। ये सब कुछ एनालाइज करना, दैट इज द इंफॉर्मेशन कलेक्शन फ्रॉम द मार्केट। तो सबसे पहला जो मार्केटिंग मैनेजर का काम करता है वो यही करेगा कि जाएगा मार्केट और जाकर के सारी जानकारी इकट्ठा करेगा, सारे एनालाइज कर लेगा, सारे जब कुछ इकट्ठा कर लिया, वहां पर इकट्ठा करने का मतलब है बेसिकली SWOT के बारे में ध्यान देना, ठीक है भाई। अच्छा समझ। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है अब मार्केटिंग प्लानिंग करना। तो सबसे पहला काम क्या था? मार्केट को पूरा एनालाइज किया। अब फिर दूसरा काम होता है कि अब जो हमने मार्केट से इंफॉर्मेशन किया है ना, सूचना, उसके अकॉर्डिंग योजना बनाना, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च,
जो भी हमने रिसर्च किए थे, जो भी अनुसंधान हमने किए, उसके अकॉर्डिंग अपनी योजना बनाना। ठीक है, कि मान के चलो हमने योजना बनाई, हमने मार्केट में रिसर्च इकट्ठा किया कि भाई अभी मार्केट के अंदर ना पाव भाजी की डिमांड हो रही है। ठीक है, तो मैं पाव भाजी लगाऊंगा, पाव भाजी को बेचूंगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी अपनी प्लानिंग हो सकती है। तीसरा अगर हम बात बताएं तो तीसरा काम क्या होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट। फिर मार्केटिंग मैनेजर का जो काम आता है ना, वो ये होता है अब प्रोडक्ट को डिजाइन करना। देखो हम सब जानते हैं क्या कि आमतौर पे एक कस्टमर जो है ना, वो उन प्रोडक्ट से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है जो उससे ज्यादा फैंसी नजर आते हैं ना, अच्छे। जैसे कि मान के चलो हम देखते हैं ना कि घरों के अंदर आने वाले कुछ अगर मिठाइयां भी, अगर मान के चलो जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं अलग अलग पैकेज में आते हैं, अलग अलग डिब्बों में आते हैं। ठीक है, तो मेरे घर में कभी कभी अगर ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो मम्मी उसमें बाद में चूरी रखने का सेट बना लेती हैं, तो अच्छा लगता है, या फिर उसमें सारी रख लेंगी बंद करके एक नंबर। तो जो बड़े बड़े महंगे महंगे डब्बे होते हैं ना उसमें, तो ये होता है आमतौर पे क्या कि आमतौर पे जो कस्टमर होता है ना, वो क्या करता है, वो ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो उसको ज्यादा फैंसी लगे। तो यानी यहां पर फोकस किया जाता है मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा कि प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करो ताकि कस्टमर उनसे देखते ही क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। अब डिजाइन के समय ना दो बातें ध्यान दी जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमापीकरण, और एक होता है हमारे पास ग्रेडिंग, स्तरीकरण। इसके बारे में हम फेयोल के सिद्धांत में बारे में बात कर चुके, साइंटिफिक था ना हमारे पास, उसके बारे में बात कर चुके थे इसके बारे में। देखो स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या हमारे पास, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, प्रमापीकरण का मतलब होता है क्या, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक क्वालिटी सेट कर देना कि भाई हमारी जो कंपनी है ना वो इस क्वालिटी से कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक है, ऐसी क्वालिटी रहती है हमारी हमेशा। ठीक है, और ग्रेडिंग का मतलब होता है अब जो हमने क्वालिटी सेट की ना, तो उसके लिए भी अलग अलग ग्रेड कर देना, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, या साइज के अकॉर्डिंग। समझा जी, छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, ऐसा ऐसे में। तो पैकेट को डिजाइन करना, समझा चीज, पैकेट को डिजाइन करना और उसको डेवलप करना, ये एक अगला काम होता है। तो सबसे पहला काम क्या था हमारे पास, तो सबसे पहला काम हो गया मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करो, देन अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करो। ठीक है, फिर अगला अगर हम बात करें तो अगला कौन सा होता है हमारे पास, अगला होता है फिफ्थ जो है, टोटल 11 पॉइंट है इसके, 11 12 अगर बात करें, फिर अगला होता है हमारे पास क्या, पैकेजिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये फोर्थ है ना, सॉरी 3 था ना, ये फोर्थ है। क्या होता है हमारे पास, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब करना पैकेजिंग और लेबलिंग। देखो पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या अंतर होता है, तो पैकेजिंग का बेसिकली मतलब होता क्या है कि आमतौर पे ना ऐसा पोर्शन या दैट पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट डिजाइनिंग जिसमें हम प्रोडक्ट को ना सेव करने के लिए उसे अलग अलग पैकेज लेवल पे लेके चलते हैं। जैसे आप कोलगेट देखते हो ना, कोलगेट, तो कोलगेट की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्राइमरी पैकेज तो उसका ट्यूब हो गया, सेकेंडरी पैकेज वो डब्बा जिसमें बंद करके आता है वो, थर्ड पैकेज हो जाएगा उसका कार्टून। ठीक है, बॉक्स पूरा कोई बल्क में अगर खरीदेगा तो वही हो गया हमारे पास क्या, तो पैकेजिंग का मतलब होता है, तो इसका अभिप्राय पैकेट की डिजाइन देना अलग अलग कार्टून में पैक कर करके। ठीक है भाई, पैकेजिंग करना। पैकेजिंग के बाद दूसरा होता है लेबलिंग। अब देखो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जिसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी आपको। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, कौन सी कंपनी का, किस चीज से मिलकर बना है, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है कहां पर होती है, आपके लेबलिंग में। समझा ये चीज, चारों काम समझ में आ गए आपको। पहला था मार्केट सूचना इकट्ठा करो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी योजनाएं बनाओ, फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करो, देन पैकेज और लेबल करो। जो फिफ्थ काम होता है आपका वो होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग तो समझते हो ना क्या, हाँ, तो ब्रांडिंग का मतलब होता है क्या, अपनी प्रोडक्ट को एक नाम देना, और नाम भी कैसा, एक यूनिक एंड स्पेशल नाम देना। ठीक है भाई, समझिए भाई। तो ब्रांडिंग में मतलब क्या होता है हमारे पास, तो इसका अभिप्राय वस्तु को एक विशेष नाम देना, हो सके तो उसके लिए स्लोगन भी डाल दो। ठीक है, समझिए, जैसे घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर अगला होता है आपका सिक्स पॉइंट जो है आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस। एक मार्केटिंग मैनेजर का यह भी काम होता है कि वो अपने कस्टमर को माल बेचने के बाद ना मुंह ना फेर ले, अरे चल जा मेरा माल पड़ गया, कुछ नहीं, वो उसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करे, वो भी 24/7, हाँ, हमेशा अवेलेबल रहे कि भाई ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बेचते ही मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, अगर मैं ऐसे पल्ला झाड़ लिया तो फिर तो कल मेरे पास आएगा नहीं वो। ठीक है, मान के चलो एक दुकानदार है, अपना प्रोडक्ट बेच देता है, कल को कोई और बंदा आया, उसको बोला और साहब वो ले गए थे टीवी सही चल रहा है, उसको बार बार फोर्स करना है, पूछना फोन के द्वारा। ठीक है, सर ये चीज अननेसेसरी नहीं। जैसे कि आप लोगों ने हंगामा मूवी देखा होगा ना, वीडियोकॉन वाला जीतू, वैसा भी नहीं, अननेसेसरी भी वैसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मिसेज है तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझा ये चीज आया। तो देखो सातवां क्या होता है हमारे पास, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट।
अब इसके बाद अपनी प्रोडक्ट को प्राइस सेट करना। प्राइस कैसा होना चाहिए? जो कस्टमर को चीपर लगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर की वैल्यू में रहे। मतलब कस्टमर पैसे तो खर्च करेगा बट उसको उस पैसे के बदले पूरी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। समझा यह चीज? क्या क्या हो गया? सबसे पहले गया मार्केट, मार्केट से इंफॉर्मेशन लिया, प्लानिंग किया, डिजाइन किया, लेवल पैकेज किया, ब्रांडिंग रखा, फिर उसके बाद कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, प्राइसिंग, और एक और जो काम होता है बाकी बाद में अगर बात करें तो एक काम क्या होता है? प्रमोशन। तो प्रमोशन होता है क्या, समझना ध्यान से। प्रमोशन अपने आप एक वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको हम बात करेंगे आगे चल करके, बट अभी मैं फिलहाल आपको बताऊं प्रमोशन का या प्रवर्धन का मतलब क्या होता है। उन सारे प्रोसेस से है, या इट रिफर्स टू सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी जो कहां से चालू जाता है? एक कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आने से, और वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनेगा और वहां से कस्टमर तक पहुंचने तक, ये जो सारा काम होता है ना, ये किसके अंदर आता है? प्रमोशन के अंदर आता है, प्रवर्धन के अंदर आता है। ठीक है, सही चीज। प्रमोशन के अंदर सारे प्रोसेस आते हैं। माल, कच्चा माल जब फैक्ट्री में आ रहा है ना, और फिर वहां से प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ करने के बाद वो आप कहां तक पहुंच गया? कस्टमर तक पहुंच जाए। पूरा प्रोसेस किसके अंदर आ जाएगा? आपका प्रमोशन। इसका अभिप्राय उन सभी एक्टिविटीज से है जो कि फर्म अपने सेल को बढ़ाने के लिए कर रही है। ठीक है, सही चीज भाई। यानी सेल को बढ़ाने के लिए मैं जो भी काम करूंगा, सॉरी इसका मैंने गलत बता दिया। प्रमोशन का मतलब होता है क्या आमतौर पे कि वो एक तरह से प्रमोशन का मतलब मैंने इसका बता दिया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? आमतौर पे वो सारी क्रियाएं जो अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करती है, प्रचार करने के लिए करती है। ठीक है, प्रमोशन करना, जैसे फिल्म की मूवी आती है ना, उसका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन का मतलब होता है क्या कि अपने प्रोडक्ट को प्रचार करना, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, सेल को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन कहलाता है। और उसके बाद होता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रमोशन मैंने गलती से था वो इसके अंदर है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी कि भौतिक वितरण के अंदर। कि भौतिक वितरण का मतलब उन सब चीजों से है कि प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल बन के आएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से तैयार होगा और वो कहां जाएगा? कस्टमर तक जाएगा। तो ये सारा काम किसके अंदर आता है? आपका भौतिक वितरण के अंदर, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके बाद आपको 11वां काम तो पता ही है, ये भी इसी के अंदर आ गया। वैसे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि संचरण या फिर परिवहन के द्वारा अब वो माल को कहां तक पहुंचाना? ग्राहक तक पहुंचाना। और उसके होता है वेयर हाउसिंग। हम सब जानते हैं कि भाई कस्टमर ऐसा तो है नहीं कि भाई एट अ टाइम हम उसको माल हाथ में मिलाकर दे दें, तो हमें अपने पास क्या करके चलना पड़ता है? भंडार करके चलना पड़ता है। तो ये सारे जो काम थे ना, जो टॉपिक था, हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। फिर हमने बात किया कि एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के मार्केट को लेकर के कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा सेलिंग, फिर हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर हमने सोसाइटल कॉन्सेप्ट पढ़ा। देन हमने बात किया था एक मार्केटिंग मैनेजर के कौन कौन से काम है। मार्केट एनालाइज करेगा, प्लानिंग करेगा, डिजाइन, लेवल पैकेजिंग, फिर उसके बाद क्या था हमारे पास? ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग करने के बाद आपका कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। फिर एक और है कस्टमर सपोर्ट सर्विस का एक और चीज था, कौन सा? प्राइसिंग डिसाइड करना। फिर है आपका प्रमोशन, फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, और देन आपके पास हो गया वेयर हाउसिंग। ठीक है, ये सारे थे। अब जो इसके अंदर टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक है आपके पास कौन सा? मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर हम बात करते हैं 4P के बारे में। प्राइसिंग, प्लेस, ठीक है, आपका प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग फिलोसफी, मार्केटिंग मैनेजर के फंक्शन क्या क्या थे। अब नाउ हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, वो है आपका मार्केटिंग मिक्स। इसके बारे में बात करना है। अब मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करें तो समझ ध्यान से, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स or tools or variables which the marketer mixes in order to interact with a particular market. मार्केटिंग मिश्रण का मतलब उन सारी चीजों से है, उन सारी क्रियाओं से है जो कि एक मार्केटर यानी कि एक विपणनकर्ता किसी विशेष बाजार में उपभोक्ताओं से संपर्क साधने के लिए करता है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपके वो सारे एलिमेंट, वो सारे इंग्रेडिएंट, वो सारे टूल्स आ जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं एक मार्केटर जो है वो अपने आप को बाजार में एस्टेब्लिश करना चाहता है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट भी करता है और प्लस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट कमाना चाहता है। यानी कि बाजार में ले जाने वाले सारे निर्णयों को हम मार्केटिंग मिक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स के अगर एलिमेंट की बात करें तो इसके कुल मिला के 4 एलिमेंट होते हैं। PPP, 4 P's ऑफ मार्केट मिक्स। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन। उत्पाद, कीमत, स्थान और प्रवर्धन या संवर्धन कह सकते हो उसको आप। ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे, आप देखना ध्यान से,
प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या है हमारे पास, ठीक है, या प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम क्या निर्णय लेते हैं, उत्पाद मिश्रण के अंदर हम क्या निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्या, द प्रोडक्ट मिक्स रिफर टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, डिजाइन और पैकेजिंग। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम उन निर्णयों की बात करते हैं, उन डिसीजन की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है किससे, हमारे प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल इसकी पैकेजिंग, फॉर एग्जाम्पल इसके लेबलिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, साइज के बारे में, सब कुछ सुना है भाई। तो ऑल दो डिसीजन विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वह सारे निर्णय जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से, उत्पाद से, वह क्या कहलाता है, आपका उत्पाद मिश्र कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ये देखना ध्यान से। तो कहते हैं क्या, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट होता है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, ठीक है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता क्या है, तो ब्रांडिंग, अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। याद रखना, एक जो ब्रांड होता है ना, वो किसी प्रोडक्ट की पहचान होती है। इट कैन बी फॉर्म ऑफ अ नेम, ये एक नेम से हो सकता है, एक सिंबल से हो सकता है, एक डिजाइन से हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, ब्रांड का मतलब क्या है, ब्रांड का मतलब होता है उत्पाद की पहचान, वो चाहे नाम से हो, सिंबल से हो, लोगो से हो, डिजाइन से हो, किसी भी तरीके से हो। द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली टर्म टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन द अदर। यानी कि ब्रांडिंग का केवल मतलब यही नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की बात बताना, बल्कि ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाए, सबसे बेहतर बनाए दूसरों की तुलना में, ठीक है भाई, समझ आया चीज। तो ब्रांडिंग का आपको समझ आ गया। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट मिक्स का जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट के पहचान। अब प्रोडक्ट की पहचान के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी पहचान केवल इसलिए नहीं कि वो प्रोडक्ट में क्या खास है, बल्कि इसलिए कि वो प्रोडक्ट सबसे सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। समझ चीज आया, मतलब एक ब्रांड जो है वो वस्तु की पहचान होती है, उत्पाद की पहचान होती है, ठीक है। ब्रांड जो है वो आपके और आपके प्रोडक्ट को सबसे सुपीरियर रखता है मार्केट के अंदर। जैसे कि मान के चलो, आज हम बात करते हैं एप्पल की, बात करते हैं, और हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो रियलमी की, ठीक है। तो लोग किसको आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं, एप्पल पे, क्योंकि ब्रांड है वो एक, और वो ब्रांड कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सबसे ऊपर रख रहा है मार्केट में सभी लोगों के अलावा, ठीक है। तो ब्रांड जो है वो एक प्रोडक्ट की पहचान भी बताता है और प्लस में वो उसे मार्केट में सबसे ज्यादा सुपीरियर रखता है, ठीक है। कह रहा है इसका अभिप्राय उत्पाद की विशिष्ट पहचान बनाने से है, चाहे वह उत्पाद के नाम के द्वारा हो, संकेत के द्वारा हो, डिजाइन के द्वारा हो। एक ब्रांड केवल वस्तु के विक्रेता यानी बेचने वाले और उत्पादक, प्रोड्यूसर की पहचान नहीं कराता, बल्कि यह भी तय करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर से सबसे बेस्ट है, ठीक है। आया, ये प्रोडक्ट मिक्स का फैसला है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स जिसके अंदर हम उत्पाद से रिलेटेड निर्णय लेंगे, जिसमें पहला निर्णय होता है ब्रांड के बारे में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्या, तो फीचर्स हैं इसके, सॉरी नेम। अच्छा देखो, दो तरह के नेम होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम, सामान्य नाम, और एक होता है आपका ब्रांड नेम। देखो दोनों में क्या अंतर है, जैसे मान लो हम कहते हैं ना साबुन, तो साबुन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, यानी एक तरह से कॉमन नाउन है। जब हम बात करते हैं साबुन की बात करते हैं तो एक कॉमन नाउन कि भाई साबुन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लक्स का भी, डब का भी, ठीक है, अलग अलग तरीके साबुन हो सकते हैं। बट अगर मैं स्पेसिफिक मेंशन करता हूं ना लक्स का साबुन, तो ये हो जाता है आपका ब्रांड नेम, समझा है चीज। तो जेनरिक नेम होता है आपका साबुन जैसे कॉमन नाउन, और जो प्रॉपर नाउन होता है ना व्यक्तिगत संज्ञा, वो पर्टिकुलर चीज को बताती है, वो होता है आपका लक्स, जैसे हो गया ब्रांड नेम, ठीक है भाई। समझा है दोनों में अंतर। ना अगर हम बात करें तो देखो ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट टर्म। अब एक ब्रांड के अंदर कौन कौन से मेजर चीज होते हैं, तो ब्रांड के अंदर ना कई सारे मेजर चीज होते हैं, कोई ब्रांडिंग के अंदर कई सारे मेजर चीज होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, तो ब्रांडिंग के अंदर सबसे पहला चीज होगा वो जरूरी है उसका ब्रांड का नाम। अब वो ब्रांड का नाम कैसा होना चाहिए, तो ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, मतलब वैसे अगर बात करते हैं ब्रांड नेम होता क्या है, तो ब्रांड नेम ना वह पार्ट है ब्रांडिंग का जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे लक्स ब्रांड नेम, ठीक है भाई। जैसे अगर हम मान के बात करते हैं टाटा ब्रांड नेम, रिलायंस ब्रांड नेम, समझा है चीज। और वही अगर हम बात करें तो ब्रांड मार्क क्या होता है जिसको आप बोलोगे नहीं, देख के समझ जाओगे। जैसे LIC बीच में दीपक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, समझ भाई आया। तो ये चीज, तो ब्रांड नेम जिसको बोलोगे, और ब्रांड मार्क जो देख के समझ आएगा, इसको बोला नहीं जाएगा। आया भाई। हाँ, बीजेपी एक तरह से, बीजेपी का अगर हम बीजेपी बोले ना, भारतीय जनता पार्टी, दैट इज ब्रांड नेम। और वहीं उसका जो कमल फूल
ये आपका ब्रांड का सिंबल यानी कि आपका ब्रांड मार्क बन गया। ठीक है भाई। नाउ अगर हम बात करेंगे, अच्छा और एक होता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, तो अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन। और वहीं ब्रांड को अगर कोई चीज जो है लीगल प्रोटेक्ट करती है कि कोई बंदा इसका और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो वो कहलाता है फिर ट्रेडमार्क। ठीक है भाई। जैसे मैंने अभी बताया ना, अगर LIC का है बीच में दिया वाला, तो ये उसका क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, इसके लिए अगर उसने कॉपीराइट करवा रखा है, ट्रेडमार्क बना रखा है, तो इसको लीगल प्रोटेक्शन देगा कि भाई अभी सिंबल को कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ आया चीज, हाँ लाइफ टाइम के लिए। समझ आया चीज। तो ये होते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आपको समझ आ गया कि ब्रांडिंग का मतलब होता है क्या, कि भाई ब्रांड के पहचान बताना, और केवल पहचान ही नहीं बताना बल्कि उस प्रोडक्ट को सबसे सुपीरियर बताना भी। ठीक है। और ब्रांडिंग के अंदर आपके 3 चीज आते हैं। ब्रांड नेम जिसको बोल सकते हो, ब्रांड मार्क जिससे आप बोल नहीं सकते, केवल देख के पहचान लोगे। ठीक है। और तीसरा होता है ट्रेडमार्क, जो उस ब्रांड नेम को एक लीगल प्रोटेक्शन देता है कि भाई अब इसके अलावा कोई और इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है भाई। फिर अब देखो बात करते हैं, कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड की खासियत क्या होनी चाहिए, ब्रांड नेम की खासियत क्या होनी चाहिए। तो भाई क्या होना चाहिए, बोलने में सरल हो, ऐसा हो कि भाई इजी टू भाई हम बोल सके, उसको कोई दिक्कत ना हो बोलने के अंदर। ठीक है। दूसरा शॉर्ट हो, सिंपल हो, अमूल। ठीक है। तीसरा अगर हम बताएं तो सुझावात्मक हो, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए ना जिसको देख के कोई सजेशन मिलता हो। ठीक है भाई। समझ भाई। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हम खुद समझ गए LIC, या फिर LG लाइफ गुड्स, पता है LG का फुल फॉर्म लाइफ गुड, तो पता चल गया भाई LG ऐसे अप्लायंस बनाएगा जिससे जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है। अमूल का मैं एग्जांपल, अमूल में ऐसा कुछ नहीं बना, तो अमूल तो एक वो बन गया ना। ठीक है भाई। जैसे LG हो गया ना लाइफ गुड, तो पता चल गया एक ऐसा अप्लायंस बनाएगा जिससे क्या होगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और फिर यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, एक मतलब अनूठा और अलग नाम होना चाहिए। नाम ऐसा रखो जो दूसरे की कॉपी वाला ना हो, मतलब अलग होना चाहिए। और देन मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, हमें यह भी चेक कर लेना चाहिए कि उस नाम का मतलब या उस ब्रांड का मतलब दूसरे भाषा में क्या है। जैसे अगर बात करते हैं नोवा ना एम्बेसडर कार की एक ब्रांड था। ठीक है। और उस नोवा का स्पेनिश मतलब क्या होता है, डज नॉट गो। वैसे नोवा नाम रखा है कार का, बट स्पेनिश मतलब क्या है कि अब नहीं, मतलब जाए कहीं नहीं जाएगा, मैं जाता नहीं है। जो अब जो जाता नहीं है, तो कार के बारे में क्या नाम फिट कर रहा है, नहीं, तो इसलिए अलग अलग मतलब बन गया। ठीक है भाई। हाँ नोकिया, इसका बस मतलब समझ भाई आया। तो ब्रांड नेम क्या होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बोलने में सरल होना चाहिए, फिर सजेस्टिव होना चाहिए, यूनिक डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और लास्ट मीनिंग इन अदर लैंग्वेज में हमें देखना चाहिए कि भाई उसका दूसरे भाषा में क्या अर्थ निकल कर आएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं अब, तो देखो सुनो, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रांड नेम। एक ब्रांड का, एक ब्रांडिंग का क्या लाभ है। तो एक ब्रांडिंग के ना कई सारे लाभ हैं भाई। पहला, ये हेल्प करता है एडवर्टीजमेंट में। कैसे, अब जैसे कि मान के चलो हम जानते हैं ना, अगर हमें देखो पता चल गया क्या अमूल के बारे में, अमूल एक ब्रांड है, हम सबको पता चल गया भाई अमूल एक ब्रांड है। तो अब अमूल ना चाहे कोई भी प्रोडक्ट निकाले, चाहे वो अपनी लस्सी निकाले, चाहे वो अपनी दही निकाले, ठीक है, तो लोग ना आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे उसके ऊपर। अब उसको कोई एक्स्ट्रा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ ये चीज, मतलब ब्रांड से क्या होता है ना, अगर एक ब्रांड आपका बन गया ना, तो आप उस ब्रांड के नाम से कोई भी प्रोडक्ट निकालो तो आपको ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदे को पता है कि भाई इस ब्रांड का है ना, भरोसेमंद है। ठीक है। दूसरा, हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने में भी, प्रोडक्ट को अलग करने में पहचान करता है ना। जैसे मान कर साबुन अलग टाइप के हैं, पर उसमें से लक्स साबुन अलग, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को अलग बताना। दूसरा, हेल्प करना एडवर्टाइज करने के लिए। तीसरा होता है क्या हमारे पास, हेल्प इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भी हेल्प कर देगा। उस ब्रांड का है, ज्यादा प्रमोशन करने की आवश्यकता है नहीं हमें। और देन डिफरेंशिएट द प्राइस, और प्राइस को भी अलग अलग करता है। मान के तुम्हें पता है ना, एक ब्रांड वाली वस्तु है, तुम्हें पता है कि भाई जैसे अगर हम मान के चलो एप्पल का फोन खरीदने जाए, तो हमें पता है कि अगर उसका प्राइस ज्यादा है ना, तो हमें पता है कि भाई प्राइस ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी होगी। ठीक है, तो प्राइस में भी जो अंतर आता है उसको भी मैनेज कर देता है ये। ठीक है, तो ये होते हैं एक अच्छे ब्रांड के लाभ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ब्रांड के बाद एडवांटेज टू, अच्छा कस्टमर को भी क्या लाभ मिलता है ब्रांड से, तो ब्रांड से कस्टमर को क्या लाभ मिलता है भाई, हेल्प इन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ब्रांड नाम से कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो चीजों को पहचान लेगा, या ब्रांड मार्क से पहचान लेगा कि भाई वो वाला चिन्ह है, वो वाला है हमारा। ठीक है, जिसको पढ़ना भी नहीं आ रहा होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि हाँ भाई ये है सिंबल इसका। ठीक है। दूसरा, इंश्योर क्वालिटी, कस्टमर को भी लगता है कि भाई ये ब्रांड की वस्तु है तो इसमें क्वालिटी तो जरूर होगी, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और तीसरा, स्टेटस सिंबल, कहीं ना कहीं ये एक अच्छे स्टेटस को सूचक होता है ना, कि भाई हम मान के चलो मैं अगर ना आईफोन लेके चल रहा हूं,
भले ही मेरे जेब में 1 भी रुपए नहीं है। अरे वाह भाई, रईस हो, क्या होता है भाई, सुना है चीज भाई। तो वही तो कहीं ना कहीं स्टेटस को सिंबलाइज करता है आपकी, ठीक है। तो कस्टमर को भी बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं ना। अगर हम बात करें तो वो बेनिफिट था कंपनी के लिए और ये बेनिफिट है कस्टमर के बेसिस पे, ठीक है। अब दूसरा होता है पैकेजिंग। ये भी हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, हम बात करें प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, वो सारे निर्णय जो आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रांड, अब हम बात करें पैकेजिंग। आप सबको पता है पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, तो पैकेजिंग का मतलब उन एक्टिविटीज से है जो हमारे प्रोडक्ट को सेफ और सिक्योर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए प्लस में अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग के लेवल कौन कौन से होते हैं, तो आपके 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका ट्रांसपोर्टिंग पैकिंग। प्राइमरी में देखो एग्जांपल होता है, आपने देखा ना कोलगेट का जो ट्यूब होता है, ट्यूब मोर मार के बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं उसका, तो जो ट्यूब है ना, तो ट्यूब जो है वो होता है आपका प्राइमरी पैकिंग। इसका इस्तेमाल हम तब तक करते हैं जब तक हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस पैकिंग का इस्तेमाल हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे। हम कोलगेट की प्लास्टिक थोड़ी ना खाते हैं, हम तो कोलगेट के अंदर जो कोलगेट है उसका इस्तेमाल करें ना, बट उसकी जो प्राइमरी लेवल है, जो उसका पहला जो ट्यूब है, उसका इस्तेमाल तब तक करते रहेंगे जब तक उसके अंदर कोलगेट खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी पैकिंग कौन सा होता है, अब वो कोलगेट ऊपर जो गत्ता होता है ना, गत्ता, वो गत्ता, हाँ, वो जो गत्ता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कौन सा, सेकेंडरी पैकिंग। इसको ना इस्तेमाल करने से पहले फेंक दिया जाता है, गत्ते को तो ना इस्तेमाल करते हो, उसको इस्तेमाल करते ही फेंक देते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टिंग पैकिंग, वो जो कार्टून्स होते हैं बड़े बड़े एक जगह से दूसरे के माल ले जाने के लिए, तो वो 3 तरह के पैकिंग समझाया, प्राइमरी ट्यूब, दूसरा वो बॉक्स उसका, और तीसरा हो गया आपका जो हम पूरे कार्टून लगाते हैं ना वो सारे, ठीक है। तो 3 तरह की पैकिंग होती है। अब होता है क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ पैकिंग। पैकिंग क्या करता है, तो सबसे पहले पैकिंग क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे मालों को, ठीक है, कई चीजों से। आइडेंटिफिकेशन भी होती है, पहचान भी होती है ना, जैसे कि मान के चलो हमने मान के चलो भाई भीड़ में बहुत सारी वस्तुएं रखी है, ठीक है। अब एक डब्बा है, उस डब्बे पे लिखा हुआ है साफ कोलगेट, हम पहचान जाएंगे वो कोलगेट वाला है, ठीक है भाई। तो पैकिंग जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा कन्वीनियंस टू होल्ड, होल्ड करने में भी ना। अब जैसे कि मान के चलो हम देखते हैं ना वो जो क्या कहते हैं 2 लीटर वाला जो आता है बिस्लरी का बोतल, ऊपर ऐसा बना होता है उसके, ठीक है, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। 5 लीटर वाला बोतल होल्ड करने के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं पैकिंग जो इसलिए भी होता है ना, तो आगे होल्ड कर सके। या आपने देखा कुछ कार्टून ऐसे होते हैं इसमें 2 साइड्स ऐसे होते हैं ना आपके पास गैप, आराम से उठा के रख दो, ठीक है। तो होल्ड करने के लिए इजी होता है। चौथा प्रमोशन, प्रचार करने के लिए, एक तरह से विज्ञापन भी तो है, एडवर्टीजमेंट भी तो है। बेटर मतलब आमतौर पे ना जो ज्यादा अच्छा पैकिंग होती है, कहीं ना कहीं कस्टमर ना उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे किंडर जॉय अलग ही बना होता है ना, अट्रैक्ट करता है वो। फिर अगला अगर हम बात करें राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, और कहीं ना ये जो पैकिंग इसलिए भी जरूरी है। पैकिंग एक और फंक्शन पता है क्या होता है, कि ये प्रोडक्ट की ना सैनिटेशन को, स्वच्छता को दिखाता है कि हाँ भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्वच्छ है, ठीक है, इसके अंदर कोई गंदगी नहीं लगी होगी, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट को अलग अलग करने के लिए भी ना। अब मान के छोटा पैक, छोटा कोलगेट 10 ग्राम, बड़ा पैक कोलगेट 50 ग्राम या 500 ग्राम, ठीक है भाई, समझाया चीज। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट को अलग अलग पहचानने के लिए, ठीक है, तो पैकिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सारे उसके फंक्शन हो जाते हैं आपका ना। अगर हम बात करेंगे अब होता है क्या, तीसरा है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, तीसरा है आपका प्रोडक्ट मिक्स के अंदर होता है तीसरा लेबलिंग। पहला था ब्रांडिंग, फिर दूसरा हो गया आपका पैकिंग, अब तीसरा है आपका लेबलिंग। अब लेबलिंग का मतलब क्या होता है, देखो लेबलिंग प्रोडक्ट मिक्स का वह पार्ट है जो हमारे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को बताता है। समझिए भाई, लेबलिंग हमारे प्रोडक्ट मिक्स का, हमारे प्रोडक्ट का वह पार्ट है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, ठीक है भाई। यानी कि मींस पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द प्रोडक्ट पैकेट, इट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन। जितने भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं ना, आप इसी में लगा दो लेबल के ऊपर, जितने भी आपकी जानकारियां होती है आप उसी में लिखते हो ना, तो ये आपका क्या होता है, लेबलिंग। अब लेबलिंग के फंक्शन की बात करें तो लेबलिंग के क्या क्या फंक्शन है भाई, तो सबसे पहला ये आपके प्रोडक्ट की पहचान बताता है, लेबल लगा होता है ना हमारे पास। दूसरा हेल्प इन ग्रेडिंग, अब ग्रेडिंग करने में आसानी, कैसे, जैसे हमारे पास होता है ना कि मान लो चाय पत्ती की, आपका जो चाय पत्ती के लेवल होते हैं, ठीक है, एक लेवल में लिखा होगा भाई 50 ग्राम, ऊपर लिख दिया होगा, क्योंकि मतलब लेबलिंग का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपके प्रोडक्ट के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ग्रेडिंग करने में कि 50 ग्राम अलग, 100 ग्राम अलग, आधे किलो अलग, 1 किलो अलग, तो सबकी अलग अलग पहचान करने के लिए भी आपका ये है। तीसरा होता है हमारे पास विक्रय को बढ़ाने के लिए, प्रमोटिंग द सेल्स। अब कैसे, तो मैं बताया ना, एक अच्छा लेवल जो होता है, एक अच्छी लेबलिंग जो होती है
वो कहीं ना कहीं आपके सेल को प्रमोट करती है, प्रचार करती है, एडवर्टाइज कर देती है, ठीक है। जैसे ठीक वैसे जैसे पैकेजिंग होता है ना किसी किसी के अंदर, तो जैसे कि मान के मैं चिप्स लेकर आया हूं, तो चिप्स के अंदर तो जो उसकी लेबलिंग है वो उसकी पैकिंग है ना, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं उसके अंदर, तो चिप्स के ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से एक अच्छा चिप्स का पैकेट, अच्छी पैकेजिंग प्रमोट कर सकती है, ग्राहक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, उसी प्रकार से वही तो हुआ सेम चीज, अच्छी लेबलिंग भी क्या कर सकती है, आपको अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, रियल जूस, रियल जूस के ऊपर सब कुछ उसी में लिखा होता है ना, उसी डब्बे पे इजी टू होल्ड भी होता है हमारे पास, ठीक है। और प्लस में अगर हम देखें तो सारी जानकारी उसके ऊपर लिखी होती है सारे। या फिर अभी जो आया था एक वो पेपर बोट का था ना, वो अलग से आता है, ढक्कन लगा होता है, पेपर बोट के बारे में जूस वूस आते हैं उसके अंदर, अलग अच्छा पैकिंग लगता है दिखने में, ठीक है। फिर अगर बात करें प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और प्लस में ना ये क्या करता है लेवल, तो कहीं ना कहीं जितने भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए प्रोडक्ट के बारे में वो सारा हमें प्रदान करके दे देता है। और प्लस में डिस्क्राइब करता है कि आखिर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी सामग्री मिली हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट की जानकारी प्लस में प्रोडक्ट में कौन कौन सी सामग्री मिली गई है, सब कुछ हमें ये बता करके देता है कौन, हमारा लेबलिंग, ठीक है। अब तो पहला पी जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। इस पहले पी के अंदर क्या क्या था आपका, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या था, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग मैंने बताया था 3 एलिमेंट जरूरी है उसके, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। फिर हमने ब्रांड के लाभ बता दिए थे मैंने दोनों के लिए, चाहे आपका कस्टमर हो चाहे आपका मालिक हो। फिर लेबल मैंने बताया, फिर पैकेजिंग बताई मैंने, पैकेजिंग 3 तरह की होती है, प्राइमरी, ट्यूब, गत्ता, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरा कार्टून, ठीक है। पैकेजिंग के फायदे बता दिए। फिर उसके साथ लेबलिंग का होता है वो सारे मतलब वो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट में जिसके अंदर ना सारे इंफॉर्मेशन या सारी नेसेसरी जानकारियां लिखी होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्राइस मिक्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स के बाद जो अब हमारे पास अगला टॉपिक होता है वो होता है आपका प्राइस मिक्स। जैसे मैं बताया था प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है, सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दी प्रोडक्ट। अब वही अब प्राइस मिक्स क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन या ऑल दो डिसीजन रिलेटेड टू दी प्राइस। कह रहा है इट रिफर्स टू ऑल दो डिसीजन रिलेटेड टू दी फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसका अभिप्राय उन सभी प्रक्रियाओं से है जिसकी सहायता से हम वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो टॉपिक है आपका वो कि फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस मिक्सिंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर मान के चलो फर्म के ना 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि भाई मार्केट में ना लीडर बनना है, तो मार्केट में अगर फर्म चाहता है लीडर बनना तो वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग में ना अपनी प्राइस को क्या करेगा, कम करेगा, लो करके बेचेगा, ठीक है। कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास आए, और ज्यादा लोग आएंगे तो सारे कस्टमर उसकी तरफ आ जाएंगे। पर इसमें उसको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। प्राइस कम दे रहा है तो क्वालिटी बेटर देनी पड़ेगी ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्ट करें उसकी तरफ, और अपने आप सारे बंदे उसकी तरफ आ गए। तो इससे क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया कि मार्केट में वो एक तरह से लीडर बन गया मार्केट का। दूसरा, जैसे हाँ जियो ने किया था ना, फ्री में सिम कार्ड बांट दिया, पहले तो बहुत फ्री में दिया आपको, फिर बाद में उन्होंने पैसे तो ले रहा है, बट अब कहीं ना कहीं लोग ना उससे हट नहीं पा रहे, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास सर्वाइविंग इन मार्केट, अगर कंपनी चाहती है मार्केट में सर्वाइव करके चलना, ठीक है, तो ऐसे में ना प्राइस तो कम करती है बट समय समय पर क्या देती है, डिस्काउंट भी देती रहती है, ठीक है भाई। हाँ, और तीसरा, अगर कंपनी चाहती है, कंपनी का उद्देश्य है क्वालिटी, तो फिर उस समय भाई प्राइस हाई हो सकते हैं, चलेगा। तो प्राइस डिसाइड करने के जो पर्पस होते हैं, जो फैक्टर हैं, वो होता है कंपनी का उद्देश्य कैसा है। अगर कंपनी मार्केट में लीडर बनना चाहती है, प्राइस कम करेगी। अगर कंपनी मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है, दीर्घकालीन तक जीवित रहना चाहती है, तो लो प्राइस प्लस में डिस्काउंट देगी, ठीक है। और वहीं अगर कंपनी जो है वो अटेन करना चाहती है क्वालिटी को, गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, तो फिर तो भाई वो हाई प्राइस पे बेचेगी, ठीक है भाई। सुना चीज आ गया ना। अगर हम बात करें, अब देखो दूसरा क्या होता है हमारे पास, जो सेकंड चीज होता है वो होता है प्रोडक्ट का कॉस्ट। प्राइस का डिसाइड करने में ये मेरे चीज होता है ना कि आखिर मुझे वस्तु बनाने में कितनी लागत आई है। मान के चलो ये फोन है, इस फोन को अगर बनाने में आएगी लागत 10,000, तो क्या ये फोन 5,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो जो दूसरा चीज होता है वो क्या होता है, फोन को बनाने की लागत कितनी आई है, ठीक है भाई, या प्रोडक्ट को बनाने की लागत कितनी आई है। तीसरा जो चीज होता है कंज्यूमर का डिमांड। मैंने बताया ना, अब कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है, हमें इकोनॉमी वाला क्वेश्चन आ गया। अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो कीमत बढ़ा देंगे, और डिमांड हो नहीं तो कीमत को कम कर देंगे, ठीक है। तो कीमत को डिसाइड करने के 3 फैक्टर समझ में आएगा ना। पहला फैक्टर कौन सा था, आखिर कंपनी का उद्देश्य क्या है। दूसरा, वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया। तीसरा, कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, मांग कितनी है, ठीक है। चौथा, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन को देख के भी प्राइस डिसाइड किया जाता है। अगर मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन फैला हुआ है भाई, ठीक है,
तो हम ना अपने मन से कभी ना, मैंने कहा ना अभी हम बात करेंगे इकोनॉमी के अंदर चैप्टर आता है आपका मार्केट, जो हमने 11th में पढ़ा था। मैंने कहा एक होता है ना आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जैसे कि आप देखते हो ना, हम बाजार में जाते हैं संडे बाजार में, यहाँ भी आलू है, यहाँ भी आलू है, आलू वाला अगर मान के चलो लगातार आलू वाला बेच रहा है ना, तो जितने भी आलू वाले होंगे ना सबका रेट लगभग सेम ही रहेगा, कोई रेट डाउन नहीं कर सकता उस समय, ठीक है। तो ये भी डिसाइड होता है कि आखिर मार्केट में कितने लोग उसी चीज को लेकर के बेच रहे हैं, ठीक है। समझ भाई, क्योंकि हमें पता है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक ही लोग सभी एक ही ऐसे वस्तु बेच रहे होंगे, तो वहां पर आप प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, वहां पर आप प्राइस डिसाइड नहीं करोगे। प्राइस कौन डिसाइड करती है? मार्केट, ठीक है भाई। पांचवा आ जाता है गवर्नमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट, सरकारी और वैध या कानूनी शर्तें भी तो प्रभावित करती है ना। अगर मान के सरकार ने कह रखा है कि जो भाई जीवन के लिए बेसिक चीज है जैसे दूध, नमक, इन सब की कीमत आप जो है ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो आपको उतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। पानी हो गया, ठीक है, सुना है चीज। और वही अगला होता है हमारे पास मार्केटिंग मेथड, आप कौन सी मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हो, मतलब कौन सी नीति का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप किस तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हो, ठीक है। मतलब आपने एडवर्टीजमेंट के लिए किसको हायर किया? आपने सलमान खान को हायर कर रखा है या फिर आपने हायर कर रखा है क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, डॉली चाय वाले को, ठीक है। तो आपने किसको हायर किया है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। सलमान खान को हायर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगा, डॉली चाय वालों को करोगे तो कहना कि आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज मिल जाएगा, ठीक है, चाहे मतलब कुछ ना कुछ तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये फिर अगला अगर हम बात करें, अब तीसरा होता है आपका प्लेस, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, ना होता है हमारे पास प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है? तो इट रिफर्स टू ऑल द नेसेसरी डिसीजंस व्हिच इज टेकन रिगार्डिंग फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था ना आपको क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भौतिक वितरण का मतलब होता है कि कंपनी में माल आना, वहां बनना और वहां से कहां तक पहुंचना, वो कस्टमर तक पहुंचने के जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसी को हम कहते हैं स्थान मिश्रण। यानी कि स्थान मिश्रण के अंदर, प्लेस मिक्स के अंदर वो सारे निर्णय आते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं, किस लिए? जो कि नेसेसरी होते हैं कंपनी के माल को उपभोक्ता तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है भाई, समझ आया भाई। यानी कि इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों से है जिसकी सहायता से उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी हम निर्णय लेकर आते हैं उन निर्णयों को हम कहते हैं क्या? प्लेस मिक्स, यानी कि स्थान मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो स्थान मिश्रण के चैनल्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब चैनल की अगर बात करें तो पहला तो होता है आपका जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल यानी कि शून्य स्तर वाले कौन से होते हैं चैनल? तो इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरर होता है और आपका कस्टमर होता है। जैसे कि मान के चलो मैं क्या करता हूं, टी शर्ट पे प्रिंट करता हूं और ऑनलाइन में मैंने ऑनलाइन या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता रहता हूं। जो बंदा चाहता है चैनल खरीदना वो मुझसे संपर्क कर दे, डीएम कर दे, मैं उसे डायरेक्ट भेज दूंगा। मैं हूं मैन्युफैक्चरर या मैं हूं अपना क्रिएटर और मैं उसी को बेच रहा हूं, ठीक है भाई। सारी चीज, इसमें कोई मीडिएटर तो नहीं आया ना, तो ये जीरो लेवल होता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर, ठीक है। दूसरा होता है आपका जिसके अंदर क्या हो जाता है आपका इनडायरेक्ट, जिसमें प्रोड्यूसर और कस्टमर इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को माल बेच नहीं पा रहा हो, तो ऐसे केस में अलग लेवल आ जाते हैं। तो हमने जीरो लेवल पढ़ लिया, अब है आपका वन लेवल। वन लेवल में क्या आ जाएगा? आपका एक रिटेलर आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, जैसे कार वाली जो कंपनी होती है ना, कार वाली कंपनी कार बना, तो कार वो क्या करती है? डीलर्स को देती है, वो डीलर वहां पर रिटेलर होते हैं। अब कार का तो ऐसा कोई नहीं होता होलसेल मार्केट कोई कार का कि वहां जाओ थोक में माल उठा के ले आओ, ऐसा तो नहीं होता। तो कार में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर है, उसने डीलर को दिया, डीलर से कस्टमर ने खरीद लिया, तो यहाँ पर है आपका वन लेवल, ठीक है। दूसरा होता है आपका टू लेवल, जिसमें मैन्युफैक्चरर होता है, फिर वो माल जाता है कहां पर? आपका होलसेल, होलसेल से रिटेलर, फिर होता है आपका कस्टमर। जैसे आप देखते हो ना क्या कि जैसे हमने कहा कि आमतौर पर मान के चलो टाटा नमक वाला है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि टाटा नमक वाली जो कंपनियां होती है ना, वो क्या करती है? मार्केट के होलसेल को खरीदती हैं, ठीक है। होलसेल में होलसेलर को माल बेच देती है अपना, और वहां से रिटेलर जाकर उठाता रहता है और अपना माल बेचता रहता है कस्टमर्स को, ठीक है। और फिर कुछ लेवल पे होता है तीन लेवल, जिसमें अब आपका एक एजेंट आ गया। अब एजेंट क्या है यहाँ पर? तो एजेंट हो जाता है आपका सेल्समैन, हो जाए आपका कोई भी हो सकता है ना, कि वो पहले मैन्युफैक्चरर के लिए ऑर्डर लेकर आएगा, वो माल देगा होलसेल को, होलसेल से माल उठाएंगे कौन? रिटेलर, रिटेलर से आपका कौन ले जाएगा? आपका कस्टमर। तो अलग अलग लेवल होते हैं आपके, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच की दूरी कितनी बढ़ती जा रही है, ठीक है भाई, समझ चीज। और प्लस में ये डिपेंड करता है इस बात पे भी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर मान के हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ना जो जल्दी खराब हो जाएगा, तो उसमें लेवल बहुत कम होना चाहिए। बट अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लेवल बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा टिकेगा,
तो उसमें लेवल बढ़ सकता है, ठीक है भाई। और प्लस में कंपनी को भी ध्यान में लेकर चलती है कि कॉस्ट कितना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपको इफेक्ट करती है। नाउ हम बात करते हैं क्या कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, समझना ध्यान से। तो अगर हम बात करते हैं ना कि आखिर जो आपके पास क्या है प्लेस मिश्रण में, यानी कि स्थान मिक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट इसके अंदर होता है वो होता है ऑर्डर प्रोसेस करने का। प्लेस मिक्स के अंदर ना हमें ये चीज हमेशा ध्यान देनी चाहिए। मैंने कहा प्लेस मिक्स का मतलब क्या है, कंपनी से माल कहां तक बेचना, उपभोक्ता तक। तो इसमें जो एक कंपोनेंट होता है वो होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर को प्राप्त करना, ठीक है। क्योंकि बिना ऑर्डर के तो कंपनी से माल निकलेगा ही नहीं कहां तक, उपभोक्ता के लिए। तो सबसे पहला तो कंपोनेंट जरूरी है कि ऑर्डर का होना, ऑर्डर होगा तभी तो जाएगा। दूसरा क्या होता है फिर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है क्या कि जैसे कि मान के चलो अब मेरे पास जैसे चाय की खेती होती है, चाय की खेती कहां होती है, असम दार्जिलिंग में, पर पूरे देश माल पूरा देश जो है इसका वो चाय का लाभ उठाता है, तब वहां तक जाएगा कैसे, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन। कई तरीके से हो सकता है, या हो सकता है आपका या तो कहीं पे फैक्ट्री सेटअप कर दी जाए, फिर वहां से बाई ट्रक चलता रहे, या फिर अलग तरीके हो सकते हैं, रेलवे, ठीक है, सारे आते हैं इसके अंदर। फिर चौथा होता है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का देखो यहाँ है वेयर हाउसिंग और यहाँ है आपका इन्वेंट्री। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, अपने पास माल को भंडार करके रखना, और स्टॉक का मतलब भी क्या होता है एक तरह से भंडार करके रखना। पर दोनों में अंतर क्या है याद रखना। देखो वेयर हाउसिंग का मतलब होता है आपके कच्चे माल, आपका रॉ मटेरियल और आपका अनसोल्ड प्रोडक्ट सारे इसके अंदर आते हैं वेयर हाउसिंग के अंदर, ठीक है, ठीक। और जो आपका इन्वेंट्री होता है ना स्टॉक, इसके अंदर केवल क्या आएंगे आपके अनसोल्ड माल जो बिकने के लिए रेडी टू सेल है हमेशा, ठीक है, समझा चीज। और ये जो है इन्वेंट्री या स्टॉक कंपनी अपने गोदाम में बना सकती है, बट वेयर हाउसिंग करने के लिए हम अलग से सर्विस लेते हैं ना किसी का, भाई आप हमारे प्रोडक्ट को रख लें सेव करके बचाओगे आप हमें, ठीक है। वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड होती है, हमने पढ़ रखा है आपका 11th क्लास की बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो हिंड्रेंस या फिर एड्स टू एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के अंदर पढ़ रखा था हमने, समझ चीज, ये सारी चीजें आया। अब अगर हम बात करेंगे अगला जो है हमारे पास प्रमोशन, ये है आपका लास्ट पी, प्रमोशन यानी कि प्रवर्धन के बारे में बात करते हैं। हो गया हाँ। तो भाई तीनों मिक्स होने के बाद यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस हो जाने के बाद नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं प्रमोशन की तरफ, जो आपका लास्ट पी है, ठीक है। प्रमोशन का मतलब मैंने बताया ना क्या होता है, इट रिफर्स टू ऑल दो डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोट या प्रमोशन ऑफ द गुड्स या प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, आपका प्रमोशन मिक्स कहलाता है, ठीक है भाई ना। इसके नेसेसरी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन यानी कि विक्रय प्रवर्धन, पर्सनल सेलिंग यानी कि आपका व्यक्तिगत बिक्री, और एक होता है आपका पब्लिक रिलेशन यानी कि जनता या फिर ग्राहक संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग होता क्या है, तो इट इज अ पेड प्रैक्टिस, यह एक पेड प्रैक्टिस है that aims to bring attention to a product or service by highlighting its quality and benefit to the consumer। तो इसका अभिप्राय उस भुगतान प्रयास से है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को अपने उत्पाद के लाभ व गुणों के बारे में बताना। एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है ना हमारे पास, ये पेड प्रैक्टिस है, पेड मतलब पैसे देकर करवाया जाने वाला, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में जनता को बताते हैं, जिससे जनता हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो पहली बात तो ये क्या होता है, पेड प्रैक्टिस है, मतलब आप चाहे कह दो पेड एक्टिविटी है, ठीक है। पेड प्रैक्टिस है, पेड एक्टिविटी का मतलब होता है क्या, आमतौर पर भुगतान, चाहे आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कराओ, मैगजीन में डालो, चाहे अगर आप पोस्टर छपवाओ तो हमेशा पैसे लगने ना आपके, तो ये क्या है आपका, ये पेड प्रैक्टिस है। दूसरा इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल क्या होता है कि इसमें ना हम जो है वो खुद नहीं प्रमोट करें, कंपनी का मालिक खुद जाके नहीं ये कर रहा भाई मेरा प्रोडक्ट नहीं है, इसमें क्या होता है, इम्पर्सनल है, कंपनी जो है वो इनडायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करवा रही है, ठीक है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर। और जिसमें वो हेल्प किसका लेती है, हेल्प लेती है स्पॉन्सर्स का, ठीक है, अलग अलग लोगों का, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं का इस्तेमाल करके वो अपना जो है प्रोडक्ट जो है प्रमोट करवा रही है, ठीक है भाई, ये एडवर्टाइजिंग के अंदर होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके लाभ क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग के, विज्ञापन के लाभ क्या है, तो पहला इजी टू रीच योर प्रोडक्ट टू ऑल द कंट्री एज वेल एज ऑल द वर्ल्ड। एडवर्टाइजिंग से हो क्या जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैल जाएगा, उसकी पहचान, उसकी बात होने लग जाएगी, ठीक है, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा है तो, ठीक है। दूसरा
चॉइस, यानी कि ये आपको चॉइस दे सकता है। एडवर्टाइजिंग का एक लाभ ये है कि आप चाहे तो पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, आप जिस तरीके से चाहो आप उस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। ठीक है भाई। तीसरा, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं ना कि वैध, मतलब आजकल हम जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ गए हैं, तो जिसके तहत कहीं ना जो भी एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहा है उस पर जनता भरोसा कर सकती है कि हाँ भाई सही बताया जा रहा होगा। ठीक है भाई। चौथा, इकोनॉमिकल है। देखो आमतौर पे ना लोग ये समझते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी है, बट ये एक वेस्ट ऑफ मनी ना होकर के एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपको लॉन्ग टर्म लाभ दे सकता है। ठीक है भाई, समझा चीज। और अगला अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसिव है। हम कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह सकते हैं, जैसे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, जिंदगी है तो भी आपका इस्तेमाल कर लो इसका, नहीं है तो आप उसके बाद वाला भी आपका चलता रहेगा अच्छा काम। ठीक है भाई, समझाया। अगला अगर हम बात करें तो क्या होता है, अब मैंने कहा था पहला है आपका एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। दूसरा होता है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन होता है आपका बिक्री प्रबंधन। देखो, इट रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म यूज इनिशिएटिव टू इनकरेज कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि ना कम समय के लिए मेरे दुकान में कोई ग्राहक आया, अब मैं उसको कैसे राजी करूंगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद ले। मतलब इसमें ना आमतौर पे क्या होता है, तो मेरे पास आमतौर पे इसका मतलब ये देखो, एडवर्टाइजमेंट से मैंने कहा ना पूरी दुनिया में अपना रीच करवा सकते हो, बट इसके द्वारा आपको क्या करना है, तो इसके द्वारा आप केवल उन्हीं कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो आपके पास आए हैं। ठीक है, जैसे किसके द्वारा, रिबेट। एक होता है रिबेट और एक होता है डिस्काउंट। दोनों में क्या अंतर समझना, दोनों आप एक जैसा लग रहा होगा। रिबेट का होता है छूट और डिस्काउंट में होता है बट्टा। आप दोनों में अंतर क्या है देखो ध्यान से। रिबेट का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना 10% ऑफ, 5% ऑफ, ये होता है आपका रिबेट। ठीक है। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपने खरीदा 100 रुपए, कितने का बिल हुआ मैम, 100 रुपए का, एक काम कीजिए लीजिए आपका 80 का लगा दे रहा हूं, बस खुश रहिए आप। ठीक है, समझ चीज भाई, दोनों में अंतर है तो बता रहा हूं। इसका मतलब होता है क्या कि ये ना वस्तु के प्राइस पर पहले से लगता है, कि अगर आप जैसे आप जाते हो किसी दुकान के अंदर, दुकान में आपको बोला जाता है कि 100 और 10% ऑफ, तो आपको पता है कि भाई मैंने 100 का माल खरीदा तो 100 में 10 रुपए ऑफ हो जाएगा, तो मेरा माल कितने पड़ा, 90 का। ठीक है, बट डिस्काउंट में क्या होता है, तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि अब आपने माल तो खरीद लिया, और उस माल को खरीदने के बाद जब मैं उसके पास गया, काउंटर पे गया, क्योंकि हमें पता है डिस्काउंट 2 तरीके होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब मुझे कैश देने की बारी है, तो उसने कहा कि देगा भैया, मैंने कहा भैया कुछ कम कर लो, तो कहा ठीक है आप तो अपने ही हो, लो आप 80 रुपए दे दो, 100 रुपए का माल। समझा ये चीज आया। दोनों में अंतर क्या है, ये डिसाइडेड है बट ये डिसाइड नहीं होता, इसको डिसाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, दोनों में अंतर ये है। तीसरा होता है रिफंड। अब हम कैसे, अब और इन दोनों से देखो, अच्छा रिबेट दोगे कस्टमर आएगा, अच्छा डिस्काउंट दोगे तो क्या पता कस्टमर और खरीद ले। ठीक है, तीसरा होता है रिफंड देकर के। अब रिफंड का मतलब होता है ना हमारे पास, जैसे मैंने कहा कैशबैक, फोन पे हम यूज करते हैं या हम अमेजोन पे यूज करते हैं, जो ज्यादा अच्छा कैशबैक देता है हम उस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तीसरा होता है प्रीमियम या फिर गिफ्ट वाउचर दे देना। गिफ्ट वाउचर समझो, जैसे कि आपने हमें कभी, जैसे कि मान के चलो क्रेड ऐप है, क्रेड ऐप से ना जब हम कोई भी बिजली बिल भरते हैं या कुछ भी पे करता हूं, तो आमतौर पे उस पे या तो मुझे कैशबैक मिल जाता है, अगर कैशबैक नहीं मिलता तो मुझे गिफ्ट वाउचर मिल जाता है या डिस्काउंट वाउचर मिल जाता है। ठीक है, कूपन जिसे हम कहते हैं ना, कि इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा इतने % का छूट जब आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करोगे, तो ठीक है भाई, ये गिफ्ट वाउचर होता है। पांचवा होता है क्वांटिटी डील्स, यानी कि मात्रात्मक सौदे, यानी कि बाय 1 गेट 1 वाला, इसको हम अट्रैक्ट करवा सकते हैं, बाय 1 गेट 1, बाय 1 गेट 1। ठीक है भाई। छठा होता है हमारे पास सैंपल दे देना उनको, के लीजिए मैडम, मतलब ऐसे मान के लोग, एक व्यक्ति आया, उसने केवल हमसे चावल खरीदा इस बार। ठीक है, हम उसे कहेंगे देखिए बहन जी एक नया चावल आया इस बार, ये रख लीजिए, लीजिए आधे किलो बनाइएगा एक बार, अच्छा लगे तो ले जाइएगा। तो इसको होता है सैंपल के तौर पे बांट देना। ठीक है भाई, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करवा सकते हैं अपनी तरफ। ठीक है भाई। फिर एक होता है 7वां कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता करवा कर। प्रतियोगिता समझते हो ना, जैसे आपने देखा होगा किसी अभी आपने रील में देखा होगा, वो सोना होता है उसके अंदर हाथ डालो फिर सोना निकालो, ऐसे कुछ कंपटीशन करवा दो, प्रतियोगिता करवा दो। ठीक है भाई, तो जिससे कहीं ना कहीं उनको भी अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ। ठीक है, समझना चाहिए भाई। आपने देखा होगा मॉल के अंदर रील में देखा होगा ना कई सारी चीजें कि कॉन्टेस्ट करवाओ तो कि लोग वहां पे अट्रैक्ट हो, भाई वहां पे चलते हैं, कुछ मजा आता है। फिर अगला इंस्टेंट क्या है हमारे पास, ड्रॉज, सॉरी, जैसे तुरंत भुगतान दे देना।
इंस्टेंट ड्रॉ का होता है तुरंत भुगतान का मतलब होता है कि आमतौर पे जैसे कि मान के चलो कि भाई एक व्यक्ति ने हमसे सामान खरीदा, और जब एक व्यक्ति ने हमसे सामान खरीदा ना, तो मैं उसे क्या करूंगा कि जैसे कि उसने मान के चलो 500 का सामान खरीदा, अब 500 का सामान खरीदा तो मैं उसे ना 200 रुपए का कोई चीज एक और गिफ्ट दे दूंगा। ये याद किया, इंस्टेंट ड्रॉ, समझ रहे चीज, कोई भी हाथ के हाथ उसको हैंड टू हैंड कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, खुश हो जाएगा वो भी कि अगली बार दोबारा आएगा। फिर एक होता है लकी ड्रॉ कि भाई अभी आप आए हैं इस बार इस दुकान आप मेरे मॉल में अंदर, यहाँ पे आप एक पर्ची भर दीजिए, फ्री का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर्ची भर दीजिए। फिर ना आप जब अगली बार आएंगे या इस तारीख को ना हम यहाँ पर लकी ड्रॉ पर्ची अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है, जिसको और 15 लकी विनर को मिलेगा एक एसी। तो अगली बार जरूर आएगा देखने के लिए अपना इनाम आ गया हो, ठीक है भाई। फिर अगला यूजेबल बेनिफिट, यूजेबल बेनिफिट का होता है ना इस तरह से कि भाई खरीदो 50,000 का सामान और पाओ गेट अ चांस टू मीट शाहरुख खान या फिर जाने का शिमला, कुछ भी, ठीक है भाई। फिर अगला होता है हमारे पास 0% फाइनेंस, फोन वन वाले ना, आइए 0% फाइनेंस पे आसान किस्तों में पाइए फोन, 0% फाइनेंस, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से। और फिर अगला होता है हमारे पास पैकेज गिफ्ट, कुछ पैकेज गिफ्ट होता है ना पैकेट के अंदर ही, जैसे आपका वो क्रैक्स उसके अंदर गिफ्ट है, ठीक है। तो ये वाली बातें होती हैं, ठीक है भाई, समझाया चीज। अगला देखो क्या है हमारे पास, अब होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का होता है व्यक्तिगत बिक्री। देखो व्यक्तिगत बिक्री में क्या होता है हमारे पास, तो इसका अभिप्राय देखो व्यक्तिगत बिक्री में क्या होता है, तो इसका अभिप्राय इट रिफर्स टू सेलिंग पर्सनली। इसका होता है नाम से चला ना, पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है कि पर्सनली जाकर के बेचो, ठीक है। इसमें होता क्या है आमतौर पे जो मैन्युफैक्चरर होता है ना और कस्टमर दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। फायदे क्या होंगे इससे, तो एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है यानी कि भाई व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत वार्तालाप हो सकती है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या पसंद है बताइए, अगला लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें केवल हम नहीं बोल रहे बल्कि वो भी हमें बोल पा रहा है, ठीक है, या हम उनकी बातें भी सुन पा रहे हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट का वो वाला पार्ट है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तीसरा बेटर रिस्पॉन्स मिल जाता है हमें, वो हमें बोल देगा कि भाई देखो पिछले जो तुम सामान लेकर आए थे ना वो अच्छा नहीं था। जैसे आधा गलियों में आता है साड़ी बेचने वाला आता है, आए तुमने पिछला साड़ी लेकर आए वो अच्छा नहीं था, देखो फटी निकली, ठीक है। तो सही चीज, तो एक बेटर रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं, अच्छा है कि नहीं है सब कुछ पता जाएगा उसको, ठीक है। और प्लस में बेटर रिलेशनशिप, एक बेहतर संबंध भी स्थापित होता है किसके किसी बीच में, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में या प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है भाई। हाँ, और जो लास्ट होता है आपके पास वो होता है पब्लिक रिलेशन। देखो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो कंपनी के द्वारा ना अपनी इमेज को पब्लिक के अंदर ऐसी बनाना ताकि पब्लिक आंख बंद करके आप पे भरोसा करे कि यू आर द बेस्ट, ठीक है भाई। कुछ भी करके पब्लिक के लिए, पब्लिक के नजरों में बने रहो। जैसे मोदी जी ये काम करते हैं आज के टाइम में ना, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, टीवी खोलो मोदी, कोई दिख ही नहीं आंखों के सामने मोदी जी। तो वो है एक तरह से पब्लिक रिलेशन, यानी हर कुछ ऐसा करो कि आंख खुले तो मोदी, जागो तो मोदी, ठीक है भाई, मतलब दिमाग में वही घूमता रहे। अब इसके लिए क्या करवाया जाता है, तो देखो ध्यान से, तो इसके लिए होता है न्यूज के द्वारा। न्यूज क्या होता है ना कि न्यूज में पहले पेज पे अपनी बड़ी फोटो दे दो मित्रों, ठीक है भाई, तो समथिंग ऐसा कुछ। तो न्यूज के पहले पेज पे अपनी फोटो दे दो, या फिर मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के, अगर हम इसे ना प्रोडक्ट के हिसाब से बोले, प्रोडक्ट के हिसाब से, तो एक प्रोडक्ट होता है ना पहले पेज पे देता है कि भाई मालाबार फाइनेंस की तरफ से 50% का डिस्काउंट, ठीक है भाई, ये, या खुल गया आपके एरिया में इतना बड़ा मॉल, ठीक है, समथिंग ऐसा कुछ। दूसरा होता है भाषण के द्वारा ना, स्पीच के द्वारा, कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है भाषण के द्वारा एक अच्छा भाषण देता कि भाई लोगों को लगे वाह 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 भाई इस पे भरोसा करना है, भरोसेमंद कंपनी है, ठीक है। तीसरा इवेंट ऑर्गेनाइज करो। इवेंट होता है सामूहिक विवाह, कंपनी की तरफ से, मारुति की तरफ से सामूहिक विवाह होता है, सामूहिक विवाह नहीं देगा मतलब होता है ऐसे। अगला होता है रिटर्न मटेरियल। रिटर्न मटेरियल का तो क्या होता है, कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को, अपने एनुअल रिपोर्ट को जनता के सामने पेश करे ताकि जनता को लगे कि भाई यार ये तो कंपनी में तो कुछ नहीं छुपा दी, ये अच्छी कंपनी है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान के लो टाटा वाले अगर कोई कंपनी है, वो अगर अपनी ना कुछ भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो जनता में लीक कर देती है, वो कुछ नहीं छुपा रही। स्पीच का हो गया भाषण के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा, मतलब बहुत सारी कंपनी हो सकती है कि भाई वो जो कहीं पे गई, या फिर मान के चलो हम मॉल में जाते हैं, ठीक है, उस मॉल में हम जाते तो उस मॉल का जब हम शॉपिंग करते हैं तो वहां पे ऐसा माहौल हो रहता है कि हमारा मकसद है कि हर महिलाओं को सेफ रखना, ठीक है, बच्चों को बाद में, ठीक है, हम उस मॉल में जाएंगे तो हमें लगेगा कि भाई ये सेफ प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेटिया तू भी कल को अकेले चले जाइए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये और रिटर्न वाले में होता है ना कि कंपनियां जो होती है अपने बैलेंस शीट को, अपने
क्या कहते हैं एनुअल रिपोर्ट को जनता के सामने पेश कर दे ताकि जनता को भी लगे भाई तो आंख बंद करके भरोसा करो इस कंपनी के ऊपर, ठीक है, जो बहुत ट्रांसपेरेंट है। और लास्ट होता है हमारे पास पब्लिक सर्विस, यानी कि जैसे कि प्लांटिंग ट्री, पौधे लगा देना, रोजगार के लिए नए अवसर लेकर आ जाना, जैसे आपका डोनेशन दे देना, दान देना। कौन देते थे आपके? टाटा, इनकी इमेज बनी हुई ना माइंड के अंदर। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मार्केटिंग का, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ जो हमारा जो बिजनेस का पूरा पोर्शन था वो अब जाके खत्म हो चुका है। नाउ अब जो आएगा आपका, अब जो हम क्लासेस में बात करेंगे वो रिवीजन क्लास चलेगी, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे कम से कम समय के अंदर एक चैप्टर को निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर, आपका ये सेशन खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।